अब मैं उन शख्स को निवेदन करना चाहूंगा, उनके लिए पहले एक पंक्ति से इनका स्वागत करूंगा कि कुछ लोग वक्त की सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त की सांचों को बदल जाते हैं। माना कि वक्त कभी माफ नहीं करता, पर क्या कर लोगे उनका अक्सर जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। जोरदार तालियों के स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आदरणीय राजकुमार जी रौत साहब डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है, और निवेदन करूंगा जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। स्वागत। धन्यवाद साथियों, जय जोहार। कैसा महसूस हो रहा है? पक्का? आज जालोर जिले के इस क्षेत्र के अंदर आप सबने जोश जुनून के साथ दिल से स्वागत किया, एक जुलूस के रूप में ये जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच पे हमारे महापुरुष, उन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। और साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारे स्थानीय विधायक प्रत्याशी रहे मैडम रमीला जी, और बाड़मेर से जुझारू सांसद प्रत्याशी रहे ताराराम जी, साथ ही हमारे एडवोकेट साहब श्रवण जी, भीमसेना के जिला अध्यक्ष जालोर बाड़मेर जोधपुर की सारी टीम, और इस पांडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, एससी समुदाय, अन्य समुदाय से जो भी साथी आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, और इस काबिल मुझे यहां जो बनाया, मुझे 2 बार विधायक बनाया, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। और मैंने दिल से कोशिश किया कि मेरे समुदाय के लिए, मेरे विधानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए, देश हित में, राज्य हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में जितना हो सके इतना योगदान देने का काम किया पिछले 5 सालों में। और बांसवाड़ा की जनता ने मुझे सांसद बनाया अभी, तो आज जो मैं आया, मुझे उस काबिल बनाया, उसका श्रेय डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को जाता है। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कई जगह ऐसा इलाका है आज में जनता ने मुझे जिता दिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र की, लेकिन मैं नहीं जा पाया हूं आज। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके बीच में आया हूं आज, और आपने मुझे इतना जो प्रेम, इतना जो स्नेह और एक जोश जुनून के साथ स्वागत किया, तो मैं सोच रहा था कि उस जनता धन्य है जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। वहां तूफान टाइप आया था। क्या आया था? तूफान। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में चुनाव नहीं हुआ था, क्रांति हुई थी, क्रांति, जोरदार वाली क्रांति हुई थी। बड़े बड़े नेताजी आए थे, मोदी जी भी आए थे, शायद योगी जी भी आए थे, सब आए थे, भजन लाल जी भी आए थे, लेकिन जनता ने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल के रखेंगे, और रगड़ा निकाला जोरदार तरीके से। इस जनता को रगड़ा निकालने के काबिल बनाने का काम संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व, अपनी बात रखने का काम किया जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे कई संविधान निर्माता और संविधान निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों ने हमको रगड़ा निकालने के लायक बनाया है। जो नेता, जो पार्टी इस देश को बर्बादी की ओर ले जाती है, जो नेता समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, जनता कुछ नहीं है, उसको हर 5 साल में रगड़ा निकालने का अवसर देती है ये संविधान। ये संविधान देता है हमको। अगर ये संविधान नहीं बना होता, मतलब देश आजाद नहीं हुआ होता, तो संविधान नहीं बनता, और संविधान नहीं बनता तो हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, और हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता
तो बांसवाड़ा की जनता या रगड़ा नहीं निकाल पाती। ठान लिया था कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको बदलने का काम कर लेंगे, ये बांसवाड़ा की जनता ने ठान लिया था हमारे वहां। तो मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही, गंभीर बातें भी कही, गहरी बातें भी कही, कुछ समझ में भी आया, कुछ नहीं समझ में भी आया, और कुछ पेंडिंग छोड़ दिया, इसको अपन समझेंगे क्या है, इसके बाद अपन समझेंगे। तर्क वितर्क होना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होता है तो अच्छी चीजें सामने नहीं आ पाती। मैं देख रहा था, हमारी माताएं बहनें भी देख रही थी, गौर से सुन रही थी। कुछ चीजें भले समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी दिल से गौर से सुन रहे थे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह रहे होंगे संविधान की आर्टिकल की ने, ये सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जो यहां से बोलता है वो सही बोलता है। लेकिन कई बार होता है अज्ञानतावश, जानकारी के अभाव में कुछ चीजें कंफ्यूजन वाली भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उस काबिल बने हैं। वकील साहब ने बोला, हाई कोर्ट के संविधान को लेके, ताराराम जी ने बोला संविधान के आर्टिकल को लेके, और फिर हम संविधान की किताब निकाल के आर्टिकल देख रहे हैं। कम से कम उस काबिल तो बने हम लोग। भले उन दोनों की बात नहीं मेल खाती होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उस काबिल बने हैं कि संविधान का आर्टिकल की किताब तुरंत खोल के देख पा रहे हैं। उस काबिल तो बने ना हम लोग, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम संगठित होए, संगठित होकर सही दिशा में चले, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करें, यह हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। बाकी विभाजन की बात है, विभाजन तो आजादी से पहले भी हमारे भीलों में या एससी समुदायों में काफी हुआ। भील समूह की अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय में भील समूह सबसे बड़ा समूह है, देश में सबसे बड़ा भील समूह है। लेकिन आज भी हमारा भील समुदाय का आदमी कई जगह धर्म ग्रहण कर लिया। क्या किया? धर्म ग्रहण। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मैं कहता हूं धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों ने धर्म ग्रहण कर लिया। क्योंकि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है, जो धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उससे पहले आदिवासी समुदाय है और उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन जैसे नए नए धर्म आए, आदिवासी समुदाय को या भील समूह को अच्छा लगा, उन्होंने, किसी ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर लिया। कई भील समुदाय के लोग जैन धर्म में भी बने हुए। महाराष्ट्र के अंदर हम ये भरतपुर और ये मेवात पट्टी को अगर देखते हैं, वो भी भील समूह से लेकिन मुसलमान धर्म अपना रखा है। इसलिए आदिवासी समुदाय हर जगह बटा है, धर्मों में बटा है। पहले धर्म ग्रहण किया, फिर परिवर्तन किया। पहले ग्रहण किया, फिर परिवर्तन किया, ऐसा लगता है मुझे। तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है, हमें यह मानना है कि इंसानियत है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो धर्म मानव से मानव को नफरत करना सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धंधा है, धंधा। कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो धर्म इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे को ऊपर नीचे करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है, धंधा। इसलिए इन लाइन में हम आगे नहीं जाएंगे, न मेरे वक्तव्य में जाएंगे, न आपको आगे जाना है। रही बात हमारे भीलों की, भील समूह के लोग हमारे रावत बने हुए। कुछ रावत एसटी में हैं, कुछ आज भी एसटी में नहीं है।
हमारे कुछ भील समूह के लोग मीणा भी बन गए, कुछ भील समूह के लोग राणा भी बन गए, जो यहां पर भी होंगे, है कि नहीं है? और ये दरार अगर धीरे 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 लंबी चलेगी, 50 साल बाद कहेंगे ये भील अलग है, हम तो राणा है अलग, यूं कहेंगे। ये होगा अगर हम नहीं संभले। राणा उपाधि थी, राणा एक उपाधि थी, लेकिन आज हमने अलग से एक जाति बनाने की लाइन में चल रहे हैं। क्योंकि मैंने कई जगह सुना, मैं भील नहीं हूं, मैं तो राणा हूं यूं। कई जगह हमने उधर सुनते हैं, मैं तो आदिवासी भील नहीं, हम तो रावत हैं। जो बरोड़ गोत्र है, बरोड़, क्योंकि यहां पर भी कल मुझे सुनने में आया एक जगह बरोड़ गोत्र, जालोर से, पाली से जालोर के बीच में आ रहे थे, तो एक बरोड़ तो डूंगरपुर में है, वो भील बना हुआ है। एक बरोड़ जो चित्तौड़ में है वो रावत बना हुआ है, और एक बरोड़ बल्लभ नगर में है, सॉरी खेरवाड़ा के आसपास है, वो मीणा बना हुआ है। और एक बरोड़ गुजरात में है जो सिसोदिया बन के ठाकर बना हुआ है भीली। वो कौन है? भीली। इसलिए विभाजन तो इतना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और विभाजन होने के बाद एक दूसरे पे ही अत्याचार कर रहा है। जो भील है रावत बन के अपने ही भाई पे अत्याचार कर रहा है, छुआछूत भेदभाव कर रहा है। और ये उसको सिखाता कौन है? धर्म सिखाता है कि ये तेरे नीचे है, ये तेरे से कमजोर है, ये सिखाते हैं ये लोग। इसलिए इस व्यवस्था में नहीं जाना है। हमें एकजुट होके हमारे अधिकारों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और स्वाभिमान के लिए लड़ना है। किसके लिए? हक अधिकार के लिए, स्वाभिमान के लिए। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं स्वाभिमान से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता है। और महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा की पूरी फोर्स लगी थी, तो महाराणा प्रताप ने यह नहीं कहा था कि तुम हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, हम तुमको तनख्वाह देंगे, ये नहीं बोला था। भीलों की सेना राणा प्रताप के साथ लड़ी, क्या तनख्वाह के लिए लड़ी थी? क्या उनको कहा था कि आपको ये जमीन दे देंगे? क्या जमीन के लिए लड़ी थी? कोई भी सेना, आज सेना में भर्ती होते हैं तो तनख्वाह देखते कि नहीं देखते हैं सिपाही? हमारे पुलिस वाले साथी भी हैं यहाँ, तो पुलिस में भर्ती हुए, ड्यूटी निभा रहे, लेकिन उनका तनख्वाह देखते कि नहीं देखते? उस समय भी जितने जो राजा थे, अंग मुगल थे, तो जो सेना थी वो तनख्वाह कहीं न कहीं मिलती थी। लेकिन महाराणा प्रताप की मेरी जानकारी में कितना सही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भीलों की सेना उनके साथ गई थी वो तनख्वाह पे नहीं गई थी। वो जबान दिया था उनको, वचन दिया था उनको कहा था कि हम कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वचन पे गए थे भीलों की सेना, तनख्वाह पे नहीं गई थी। अगर तनख्वाह पे गई होती सेना तो टिकती नहीं। वचन वाली सेना थी, इसलिए टिक के रही हल्दी का टीके युद्ध में। तनख्वाह वाली टिक पाती? तनख्वाह वाली सेना टिकती? पैसे वाली टिकती? वचन वाली सेना थी, जबान दिया था, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। तो साथियों, आज की तुलना में मैं जो देख रहा हूं उस समय से और आज का, हमको इतना बांटा जाता है, बांटने के बाद हमको लालच दी जाती है, लालच देने के बाद दया भाव दिखाया जाता है, दया भाव दिखाने के बाद अंत में मार ही दिया जाता है। कैसे? एक उदाहरण बताऊंगा। एक भाई साहब थे हष्ट पुष्ट, एक जगह से मार्केट से 2 मुर्गे लाए फर्स्ट क्लास, 12 महीने कुकड़ो एम कहीं मुर्गा। तो 2 मुर्गे लाए और 2 मुर्गों को कहा कि अगर आज की रात आप सुबह 4 बजे नहीं बोलोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। आज सुबह 4 बजे आप, क्योंकि मुर्गा 4 से 5 बजे बोलता कि नहीं बोलता है, तो उसने कहा कि अगर तुमने बोलना, अगर बोले तो मैं तुमको मार डालूंगा। तो दोनों मुर्गों ने विचार किया, यार जिंदा रहना इसलिए बोलना बंद कर दें। लेकिन एक ने कहा, यार मेरे तो आदत है और मेरा तो स्वाभिमान है, मेरे को तो बोलना ही है।
जो होगा देखा जाएगा। तो एक मुर्गा दूसरे दिन सुबह बोल गया और एक मुर्गा नहीं बोला, तो उसने जो बोला था इसको मार के खा लिया। तो जो जिंदा था वो खुश रहा, मैं बच गया, मैं बच गया। दूसरे दिन शाम को वो फिर आया, कहा कल तो तू नहीं बोला, लेकिन आने वाले सुबह में जो सूरज की किरणें निकलती है, तो किरणें निकलती है तब मुर्गा क्या फड़फड़ाता है, यूं पंख ऊंची करता है, अपनी फीलिंग महसूस करता है। तो उसको कहा अगर कल तेने ये पंख खड़खड़ाए, क्योंकि पहले दिन वो बोला नहीं लेकिन पंख तो फड़फड़ाए, तो उसने कहा कि अब तेने अगर पंख भी फड़फड़ाए तो मैं तेरे को मार दूंगा। भाई साहब ने विचार किया, सुबह मजबूरी में इसके अंदर का स्वाभिमान मराया कुछ भी करके, इसको दबा अंदर से, और दूसरे दिन कोशिश किया कि मैं दब के रह जाऊं, रह गया। 2-3 दिन बाद फिर उसने कहा, पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया, सुबह उठ के बोलना बंद कर दिया, लेकिन वो गर्दन एक लंबी करता है यूं, और वो तिल के ऊपर आती है, वो हल्का यूं हिलाता है, तो वो करना सिर्फ शुरू था। तो उस आदमी ने देखा कि साला ये आज भी गर्दन तो हिला ही रहा है। 2-3 दिन बाद फिर कहा अगर आज अगली सुबह तेने ये गर्दन भी हिलाई तो मैं तेरे को मार डालूंगा। फिर उसने विचार किया कि मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने पंख फड़ाना बंद कर दिया, अब गर्दन की बात आई है। तो फिर दूसरे दिन कोशिश किया कि गर्दन भी नहीं हिले, लेकिन वह दाना आया तो हिल ही गई, और उसने आखिर में मारने के आदेश दे ही दिया। फिर वो मुर्गा रोया बहुत कि मैंने मेरा स्वाभिमान मार दिया, मुझे मरने से पहले मैंने मेरा स्वाभिमान मार दिया। और एक भाई था, वो मरा जरूर लेकिन उसका स्वाभिमान नहीं मरा। तो आज हमारे समाज में भी कई जगह यह स्थिति है। समझ में आया कि एक जना था, उसने अपना स्वाभिमान नहीं मारा और अपना मरना मंजूर किया, और एक जने ने अपना सारा स्वाभिमान मार दिया, लेकिन अंत में भी मरना पड़ा। तो उसने मरते वक्त कहा कि मेरा वो भाई महान था जिसने स्वाभिमान नहीं मारा, वो मर के भी जिंदा रहा, और मैंने मेरा सारा स्वाभिमान मार दिया और अंत में भी मैं नहीं बचा। तो ये डीटीएस भी थोड़ा ऐसा, ये सॉरी डीटीएस तो हमारी मांग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है मेरे को। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि वो भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है मुझे। इस क्षेत्र में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, यह सच्चाई है। इस क्षेत्र में अन्य इलाके से आने वाले एसटी ने फायदा लिया, यह सच्चाई है, जिसकी वजह से स्थानीय हमारे भील समुदाय के साथी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, यह सच्चाई है। लेकिन उन्होंने जो दाना फेंका है, उन्होंने जो आदेश किया है, वो वास्तविक हमारी मांग है उसको पूरा करेगा या आपस में लड़ाएगा, ये थोड़ा विचार करने की जरूरत है हमको। अपनी मांग को एक ही चीज, डीटीएस जो है, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, हम जो डीटीएस चाह रहे हैं एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा, उसको प्राथमिकता से आगे बढ़ाओ और उसमें हमारा पूरा साथ रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे समुदायों के बंटने की बात नहीं आएगी और इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें मूल रूप से हमारा जो डीटीएस की मांग है, हम चाहते हैं कि जालोर में भर्ती है 3rd ग्रेड की, तो जालोर का आदमी ही या बाड़मेर का आदमी ही लगना चाहिए। ये लड़ाई हमको लड़नी है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बांटने के चक्कर में, आपको इधर इधर भड़काने के चक्कर में, आपका स्वाभिमान खत्म करने के चक्कर में, आपका भविष्य खत्म करने के चक्कर में बड़ी लड़ाई जब आएगी तो ये समाज कभी एकजुट नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीजों को, हो सकता है मैंने कुछ बोला उसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन सच्चाई को परख के आज का नहीं हमें भविष्य का देख के डिसीजन लेना है। क्योंकि आज तक ये समाज धोखा खाता हुआ आया है, आज तक बढ़ता हुआ आया है, और बटने के चक्कर में, धोखा खाने के चक्कर में ही आज हमारे समाज की दुर्दशा है। अब इस दुर्दशा को देख के कुछ लोग हंसते हैं, क्या कहते हैं, ये आदिवासी, ये एससी, इनके घर छोटे हैं,
दिल से मस्त रहो। कहना हमारा घर छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है, तुम्हारा घर बड़ा है लेकिन तुम्हारा दिल है ही नहीं, छोटे की बात नहीं। मैं देख रहा था हमारे बहन बेटियां, थोड़े कपड़े गंदे थे लेकिन फिर भी मुझे गर्व था कि हमारी बहन बेटियां जो आई है, भले कपड़े गंदे हैं लेकिन दिल साफ है। मैं इनके घर में जाऊंगा तो मुझे दिल से, भले घर में कुछ नहीं होगा, खिलाएंगे पिलाएंगे मस्त रखेंगे, ये हमारे अंदर है। और कपड़े कितने भी साफ सुथरे हों लेकिन कई लोगों का दिल साफ नहीं होता है। इसलिए घर छोटा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कपड़े नहीं है या कपड़े गंदे हो गए, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा दिल साफ है। इस दुनिया में साफ कपड़े वाले मिल जाएंगे बहुत, लेकिन अंदर से दिल साफ वाले नहीं मिलेंगे। और अधिकतर साफ सुथरे कपड़े वाले लोगों का ठगने का काम ज्यादा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले नेता कितना फर्स्ट क्लास व्हाइट जब्बा पजामा, हालांकि मैंने भी थोड़ा पहना, हाँ, कितना बढ़िया आता था। हम देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए लड़ना है, कहते कि नहीं कहते? आज भी कह रहे हैं। मोदी जी भी, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है और मैंने इस राजनीतिक मंच, भविष्य में भी इस इलाके में नहीं चाहूंगा कि राजनीतिक मंच बने। यहां की जो पार्टियां हैं वो अच्छा काम कर ले हमारे लोगों के लिए। हम नहीं आएंगे राजनीतिक करने, लेकिन नहीं किया तो यहां पर भी रगड़ा जरूर निकालेंगे। यहां जैसलमेर, जालौर से लगा के जैसलमेर तक हमें एक ही चाहिए, हमारे यहां मूलभूत जो सुविधा है, हमारे डीटीएस की मांग है, हमारे यहां पर अच्छी शिक्षा क्वालिटी की देनी है। यहाँ का आदिवासी है, यहाँ का एससी है जो जमीन पे कब्जा करके बैठा है आजादी से पहले, उस जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये आप लोग कर दो, ये उनको कह दो आप लोग कर दो। लेकिन ये मत सोचना ये कम है, क्या करेंगे, ये कम जरूर है। वही अकबर ने सोचा था मान सिंह को सेनापति बना के बेचते वक्त हल्दी घाटी में, कि महाराणा प्रताप के साथ तो कोई नहीं है, छोटे मोटे भील आए हैं, थोड़े बहुत मुसलमान आए हैं, ये सोचा था। क्योंकि महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, वो भी भाग गए थे मान सिंह के साथ। तो अकबर ने गलतफहमी पाल ली थी कि ये कम है, क्या करेंगे, दबे कुतड़े, उनके पास न कोई हथियार है, कमजोर है, जंगल में रहने वाले हैं। लेकिन ठान लिया था तो हम भी यहां ठानेंगे। हम दूसरे वर्ग जो हमारा दबा कुचला एससी भाई है, माइनॉरिटी भाई है, उन सबको साथ में लेके देश हित में, इस क्षेत्र के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा इधर रगड़ा निकालने का काम करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम उनको अवसर दे रहे हैं, नेशनल पार्टियों वालों को अवसर दे रहे हैं कि हमारी जो वाजिब मांग है, हमारी जो मूलभूत सुविधा है, उनको धरातल पे लागू कर दो। नहीं करोगे तब हम आएंगे और तब हम करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। हम अवसर दे रहे हैं अभी यहां के लोगों को। एक चीज देखा है मैंने, जब हमारा समाज अधिकार की बात करता है, जब हमारा समाज मूलभूत समस्या की बात करता है, जब हमारा समाज शिक्षा की बात करता है, जब हमारा समाज नौकरी की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, तब कुछ लोग हमारे समाज को धर्म में बांट के लड़ाने का काम कर लेते हैं, भटकाने का काम कर लेते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, जिसको जो मानना है माने, लेकिन हमारे समाज पे जबरदस्ती कोई धर्म थोपने का काम नहीं करें। और हमारे समाज को अधिकार चाहिए, हमारे समाज को जल जंगल जमीन चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, आपको ठेका लेने की जरूरत नहीं है किसी धर्म की कि हम रक्षा करेंगे। और धर्म प्रेम भावना सिखाता है, धर्म दया करुणा सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता है। आज देश में जो नफरत फैल रही है, अयोध्या के सांसद आए थे, मैंने पूछा अयोध्या के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ लिया आपने, राम मंदिर के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? मैंने कहा तो बीजेपी अयोध्या के नाम से, राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़के जीत रही है, और जहां अयोध्या राम मंदिर बना वही हार की, क्या बात है? उन लोगों ने कहा कि भगवान ने यह नहीं कहा था कि किसी का रोजगार छीन लेना, किसी की जमीन छीनना, किसी का वहां पर आशियाना उजाड़ देना, यह नहीं कहा था राम ने। वहां के ब्राह्मण कम्युनिटी के वोटों लोगों ने भी बीजेपी को वोट
नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वहां के धर्म के नाम पे इन सारे लोगों को रोजगार छीनने का काम किया था। वहां एसटी एससी ने तो नहीं दिया, लेकिन जनरल वर्ग के लोगों ने भी मतदान नहीं दिया वहां। इसलिए धर्म ने धंधा में गाड़ो थो ने के कोने हो। हालांकि मेरे तो बहुत पुतले जलते हैं, नहीं जलते हैं क्या? राजकुमार विरोधी है, विरोधी है यूं करके। लेकिन राजकुमार और हम अगर सच्चाई बोलना बंद कर देंगे, ये समाज गलत दिशा में चला जाएगा। हमने हर किसी का सम्मान किया, हर जाति का सम्मान किया, हर धर्म का सम्मान किया, हर वर्ग का सम्मान किया, लेकिन अधिकतर लोगों ने हमारे सम्मान का कहीं न कहीं ठोकर मारने का काम करके हमारे साथ ही अन्याय करने का आज तक काम किया है। इसलिए साथियों, बातें बहुत सारी हो गई, अब हमें करना क्या है? हमारी बातें समस्या पे हुई, इतिहास पे हुई, वर्तमान क्या चल रहा है उस पे हुई। अब हमें क्या करना है? अब राजकुमार आए, ताराराम जी आए, श्रवण भाई आए, मैडम आए, माला पहन ली हम सबने, आपने पहना दी, हम सबने भाषण दे दिया, आपने सुन लिया, लेकिन मेरे को तसल्ली नहीं होगी। मेरे को तसल्ली तब होगी जब मैं इस इलाके में 2-3 साल बाद दोबारा आऊंगा और आप सब में एक डिसिप्लिन आएगा, आप सबके बच्चे अच्छी स्कूल में आप पढ़ाने पे फोकस करोगे और यहां से नौकरी वाले लड़के निकलेंगे और वास्तविक हमारे देश के संविधान को आप जानने लग जाओगे, वास्तविक हमारा इतिहास समझने लग जाओगे और वास्तविक आप सब कहोगे कि हम सब एक हैं, हम बिखरे हुए नहीं हैं, ये कहोगे तब तसल्ली होगी मुझे। क्योंकि यहां देखा मैंने, 1-2 जने तो कहा था मेरे को, हम तो राणा है भील नहीं है। वही राणा पूजा को मान रहे हैं, लेकिन एक कह रहा वो अलग है ना, मैं अलग हूं। ये लफड़ा भारी पड़ रहा है। वो मुर्गों वाली कहावत थोड़ी ध्यान रखना, कल मरे तो आज मर जाए, लेकिन स्वाभिमान और अपनी पहचान मरने मत देना। और हमारे पूर्वजों ने यही सोचा था, इसलिए कहीं भील है भी ढील नहीं है। हम कहीं बिली भाषा बोल जी हो, मैं बिल है भी डील नहीं है। समझ में नहीं आया होगा। इसलिए आप सबको मजबूती से, और इस इलाके में जालौर में कई बार सुना है एट्रोसिटी होती है, जाति के नाम से प्रताड़ित किया जाता है, मटकी पानी पीने पे उसको, मटकी मतलब पानी पीने से उसको मारा जाता है। ऐसी चीजें इस देश को कमजोर करती है। और ये समाज 5 से 6 हजार सालों से ये प्रताड़ना झेलता आया है हमारा समाज, फिर भी डट के मजबूती से है। क्योंकि हम देखते हैं इतिहास में कि एसटी एससी के लोगों को पीछे झाड़ू बांधना जाता था। ये देश का इतिहास ऐसा भी इतिहास है। गले में मटकी रखी जाती थी ताकि किसी भी जगह थूक नहीं पाए, वो उसी में थूके और घर पे ले जाके रखे। शिक्षा से वंचित रखा जाता था। बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज भी हम सब चीजें भूल के वास्तविक इंसानियत है, मानवता है, उस धर्म को सबसे ज्यादा आगे रख के, प्रकृति को आगे रख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें होती है और सरकार खुद उसको बनाती है, सब माहौल बनाती है, तकलीफ होती है। साथियों, एक अंत में मुझे भी निकलना है, मैं जल्दीबाजी करवा रहा था सबसे, लेकिन मैं ही थोड़ा समय ले रहा हूं। देश के अंदर जो हालात हैं, एक बात ये ध्यान रखना, इस देश में कहीं पर भी आदिवासी पे अत्याचार होता है तो एसटी एससी ओबीसी जो भी है सबको मिलके लड़ना है, ये ठान के रखो। आज इस देश में एससी समुदाय पे कोई अत्याचार होता है, सबको मिलके लड़ना है, ये ठान के रखो। इस देश में महिलाओं पे अत्याचार होता है, वो महिला किसी भी धर्म की हो, तब हम सबको एक मुस्त खड़ा रहना है, ये ठान के रखो। इस देश में मानव मात्र पे भी कोई अगर अत्याचार होता है, वो किसी भी धर्म का है, लेकिन कहीं ज्यादा अत्याचार होता है तो हम सबको खड़ा रहना है, ये ध्यान रखो। लेकिन तकलीफ होती है, कुछ लोग आज बांग्लादेश में गलत हो रहा है, वहां के धर्म विशेष के लोगों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, गलत हो रहा है वो। लेकिन देश का मीडिया इस बात को तो बोल रहा है, जरूर है, बोलना भी चाहिए देश की मीडिया को। लेकिन तकलीफ ये हो रही है कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ गलत हुआ, तब देश का मीडिया और देश की सरकारें नहीं बोली, ये तकलीफ हो रही है। आज एक एक साथी
हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है, भारत के अंदर हमारी जो सरकार है, जो भी मंत्री संतरी, सबको बोलना चाहिए, हम ना नहीं कह रहे मत बोलो। लेकिन जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया, उनको मारा, उनके साथ बलात्कार किए, तब कौन सा नेता बोला इस देश का? ये बताओ, क्यों नहीं बोला? वो क्या लगा उन लोगों को? ये तो आदिवासी है। क्या आदिवासी इंसान नहीं है? क्या इस देश का मूल मालिक है वो? लेकिन उनको एहसास हो गया है, और जिसको नहीं हुआ है उनको भी एहसास कराएंगे। हम देश लेवल पे एकता बनाएंगे, और ये जरूर करेंगे, हम सत्ता बनाए नहीं बनाए, लेकिन किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाएंगे आने वाले समय के अंदर। हम लोग लगना चाहिए समाज है, सिर्फ चुनाव के वक्त कुछ छोटा मोटा लालच दे दिया, उस चक्कर में नहीं आने वाला है। ये समाज वही समाज है जो स्वाभिमान के लिए लड़ता था, वही समाज है। ये एहसास कराना है आने वाले चुनावों के अंदर भी। अंत में आप सभी से 2-3 बातों के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। सबसे पहले, हमारे लोगों को नशे पत्ते से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? नशे पत्ते से, गुटखा बीड़ी तंबाकू जो भी हो, दारू वारू, उनसे दूर रहना है। सबसे पहला काम। बड़ा बुजुर्ग पी ले चल जाए, लेकिन नए लड़के हैं वो, उनको दूर रहना है, और महिलाओं को दूर रहना है। दूसरा नंबर, एक टाइम खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि आज हम ये जो बोल रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ाई की होती, बोल पाते? कई घंटा बजाते होते कि ऊपर से भगवान आएंगे कुछ दे देंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाना है। और एक ही बात ध्यान रखना कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, और इस ग्रंथ से बड़ा कोई, बाकी ग्रंथ पढ़ो न मत पढ़ो, लेकिन संविधान जरूर पढ़ना है हमको। बच्चों को पढ़ाना है, नशे पत्ते से दूर रखना है, शारीरिक रूप से मजबूत रखना है, और देश हित में, समाज हित में जब भी जरूरत पड़े तब एक मुस्तक खड़े रहना है। यही मैं आप सबसे आश्वासन चाहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे यहाँ की जो मांगे हैं, कुछ एक डीटीएस वाली हो गई, एग्रीकल्चर कनेक्शन हो गए, छात्रावासों की संख्या बढ़ाने को लेके हो गए, एसटी एससी ओबीसी की जो भी मांगे हैं, जब भी मेरे लायक होगी केंद्र सरकार तक पहुंचाने की होगी, अवश्य देश की संसद से आपकी क्षेत्र की आवाज पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। धन्यवाद जोहार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बागोड़ा ब्लॉक की पूरी टीम आए और ताराराम जी मैना साहब और राजकुमार जी रोज साहब का स्वागत करावे। एक बार करमबंद भारत आदिवासी पार्टी सिंध हॉकी और